नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। तमिलनाडु में 10 साल के वक्फे के बाद छठी बार इख्तिदार में लौटी DMK हुकूमत में MK स्टालिन की क़यादत वाली 34 रुकनी काबीना ने हलफ लिया। राजभवन में मुनक़िदा एक तकरीब में गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने स्टालिन और उनकी काबीना के मेंबरों को अपने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब हलफ बर्दारी में अदाकार से सियासतदान बने मुकुल निधि मायम के बानी कमल हसन, MD MK के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर वाइको और AIADMK के कोऑर्डिनेटर और साबिक नायब वजीर आला पनीर सेल्वम, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा L गणेश ने शिरकत की। वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाने के बाद स्टालिन पार्टी के रहनुमाओं के साथ अपने वालिद और साबिका DMK चीफ M करुणानिधि, CN अन्नादुराई और पेरियार की यादगार पर गए और उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। वो करुणानिधि की रिहायशगाह गोपालपुरम भी गए और अपनी वालदा से आशीर्वाद लिया। वजीर आला बाद में सेक्रेटेरिएट पहुंचे और चार्ज संभाल लिया और अहम फाइलों पर दस्तखत किए। 34 रुकनी काबीना में माजी की करुणानिधि हुकूमत में शामिल रहे वज़रा के साथ ही 15 नए चेहरों और 2 खवातीन को काबीना में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में यौमिया 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन फराहम करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मरकजी हुकूमत की दरखास्त को जुमे के रोज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने सही फैसला किया है, रियासत के अवाम को मझधार में नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की फराहमी के लिए हाई कोर्ट की हिदायत दुरुस्त है, लिहाजा वो इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस शाह ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कोटा में इजाफे का हुक्म लापरवाह तरीके से नहीं दिया, अलबत्ता उसने रियासत के मुतालबे पर गौर करने के लिए मरकज को भी वक्त दिया था, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक अस्पताल में 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया था। मरकजी हुकूमत की जानिब से सप्लाई में इजाफा न करने के बाद ही हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया था। मरकज की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर हर हाई कोर्ट इसी तरह का हुक्म जारी करेगा तो मरकज के सामने परेशानी होगी। ताहम अदालत उज़्मा ने उन दरखास्तों को नजरअंदाज करते हुए दरखास्त खारिज कर दी। दुनिया में कोरोना के अब तक 15,69,98,639 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 32,73,827 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13,43,38,421 लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1,93,86,271 लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,09,184 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। हिंदुस्तान में कोरोना के नए केसेस ने फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते 24 घंटों में 4,14,000 मुतासरीन की पहचान हुई। नए केसेस का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 3,920 मरीजों ने इस वबा से जान गंवाई। हालांकि राहत की बात यह है कि 3,28,000 मरीज ठीक भी हुए। बीते 7 दिन में तीसरा मौका है जब 4 लाख से ज्यादा मरीज मिले। इससे पहले 30 अप्रैल को 4,02,000 और 5 मई को 4,12,000 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद भी फिक्र बढ़ा रही है। इसमें बीते 24 घंटों में 81,663 की बढ़ोतरी हुई। अभी 36,44,000 मुतासरीन का इलाज चल रहा है। बीते 7 दिन के अंदर ही इसमें 3,80,000 की बढ़ोतरी हुई है। टोटल एक्टिव केसेस में 27 लाख सिर्फ 10 रियासतों के हैं। वजारत सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी आरती आहूजा ने कहा कि वजारत सेहत के मुताबिक कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तराखंड में कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं। मुल्क में 24 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है।
9 रियासतों में 5 से 15% और 3 रियासतों में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है। 12 रियासतों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मुल्क में 16.96% एक्टिव केसेस हैं। लगभग 82% रिकवर हो रहे हैं या हो चुके हैं। डेथ रेट महज 1.09% है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,559 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की वजह से 41 अफराद हलाक हुए हैं। आपको बता दें कि ये बुलेटिन हमेशा दूसरे दिन जारी किया जाता था, लेकिन आज से ये बुलेटिन शाम 5:30 बजे तक के जो केसेस हैं उनके साथ ही जारी किया जा रहा है। तेलंगाना में अब तक मजमूई तौर पर 4,87,199 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त तेलंगाना में 71,308 अफराद का इलाज चल रहा है। जीएचएमसी के हुदूद में 984 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्पुतनिक वैक्सीन का कंपैरिजन AK-47 राइफल से किया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड फेमस कलाशंकव राइफल की तरह ही रूस की वैक्सीन काबिले भरोसा है। पुतिन ने यह बयान बैरूनी मुल्कों से वैक्सीन पर आ रहे रिएक्शन पर दिया। पुतिन ने नायब वजीर आजम तातनिया गोलकीवा के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजलास के दौरान यह बयान दिया। इजलास में सदर पुतिन ने कहा कि हमारा मेडिकेशन टेक्नोलॉजी और दहों से इस्तेमाल में लाई जा रहे प्रोसेसेस पर मबनी है। वैक्सीन यकीनी तौर से मॉडर्न और अपडेटेड है। ये काबिले भरोसा और महफूज है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यूरोपियन स्पेशलिस्ट का भी यही कहना है। मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक सही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। स्पेशलिस्ट के इशारों की बुनियाद पर ही इसके इस्तेमाल की सिफारिश कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल और नताइज के एनालिसिस की बुनियाद पर लगभग 10 साल बाद ये मसला हल हो जाएगा। साथ ही लाइट स्पुतनिक वैक्सीन भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर मबनी है। मुल्क भर में जुमे तक 16,49,00,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। मरकजी वजारत सेहत ने आज ये इत्तला दी। वजारत ने अपने बयान में कहा कि मुल्क की 30 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में 18 से 44 साल के दरमियान 11,80,798 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। आज सुबह की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 21,11,300 सेशंस के जरिए अब तक 16,49,73,058 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं, जिनमें सेहत की देखभाल यानी फ्रंटलाइन वॉरियर्स 95,01,643 हैं जिन्हें पहला टीका लगाया गया और 63,92,248 ने दूसरा टीका भी लगा लिया। वजारत ने बताया कि 1,37,64,363 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का पहला टीका और 75,39,7 को दूसरा टीका लगाया गया है। 18 साल से 45 साल के दरमियान 11,80,798 अफराद को पहला टीका लगा है। में जो लोगों को सेकंड डोज मिलनी है उनको कम से कम 70-30 के अनुपात में प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये भी आवश्यक है कि जिसको फर्स्ट डोज मिली उसको सेकंड डोज मिलनी चाहिए। और इसको आग्रह पूर्वक सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है। आपके माध्यम से भी मैं उन सब देशवासियों को जो पहली डोज ले चुके हैं अपनी वैक्सीन की, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो 45 साल से ऊपर के हैं, उन सबको मेरा अनुरोध है कि वो कोविन प्लेटफॉर्म की मदद से अपने अपने स्टेट्स में अपने अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपनी सेकंड डोज को प्रायोरिटाइज करके लें, ताकि कोविड के खिलाफ जंग में हमको जिस जिस कंपोनेंट की आवश्यकता है उसको हम सफलतापूर्वक निभा सकें और उसको कोविड के खिलाफ जंग में सफलता में कंट्रीब्यूट करा सकें। बार बार 1.5 साल से जो बात मैं हर बार कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को किसी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आपने वैक्सीन ले ली है तो भी आप अगर अपना मास्क ठीक से लगा के रखें, ये बहुत जरूरी है। 2 गज की दूरी बनाकर रखें, अपने हाथों को साबुन से बराबर धोते रहें
और आवश्यकता नहीं है तो बाहर भीड़ में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भीड़ भड़क्के के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी मूल बातें हैं। शायद कोविड के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार जो कम से कम मैं समझ पाया हूं वो ये मास्क और साथ में वैक्सीनेशन है। इन बातों पर देश के लोग विशेष रूप से ध्यान करें। हमें पूरा विश्वास है कि हमें आप सबके सहयोग से, देशवासियों के सहयोग से, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के वजीर सेहत सुभाष गर्ग ने इल्जाम लगाया है कि कोरोना वबा के दौर में भी मरकजी हुकूमत कमाई में लगी हुई है। गर्ग ने बताया कि रियासती हुकूमत को मिलने वाले कोरोना वैक्सीन पर मरकजी हुकूमत 5% जीएसटी वसूल रही है। सीरम इंस्टीट्यूट रियासत को एक डोज 315 रुपए में दे रहा है। इसकी मजमूई कीमत 300 रुपए है, उसका जो एमआरपी है। गर्ग के मुताबिक राजस्थान हुकूमत ने 18+ के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को पहली खेप में 3 करोड़ 75 लाख वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया था। हर डोज पर मरकजी हुकूमत 15 रुपए का टैक्स वसूल कर रही है। पहली खेप के डोज पर ही 56 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चुकानी पड़ रही है। गर्ग का दावा है कि 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को दोनों डोज लगाने के लिए 7.5 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। दोनों खेप को मिलाकर मरकजी हुकूमत 112 करोड़ रुपए की जीएसटी वसूल लेगी। मरकज जीएसटी माफ कर दे तो 18 लाख से ज्यादा की आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने जितना पैसा बच जाएगा। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में बैरून मुल्क से आने वाली कोरोना वैक्सीन को जीएसटी से मुस्तस्ना यानी एग्जेम्प्ट कर दिया था। मुल्क में बनने वाली वैक्सीन पर अभी भी 5% जीएसटी लग रही है। कई रियासती हुकूमतों ने चिट्ठी लिखकर मुल्क में बन रही कोरोना वैक्सीन को टैक्स फ्री करने की मांग की है। वजीर सेहत सुभाष गर्ग ने एक अखबार से बात करते हुए कहा कि हमने मरकज से फ्री वैक्सीनेशन की मांग कर रखी है, लेकिन वो मांग नहीं मानी जा रही है। रियासती हुकूमत रियासत के 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठा रही है। मोदी जी कम से कम इस पर टैक्स तो ना लें। मरकजी हुकूमत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन का कहना है कि अगर हम मजबूत कदम उठाते हैं तो हो सकता है कि कोरोना की तीसरी लहर सभी जगहों पर ना आए या कहीं ना आए। यह बहुत कुछ इस बात पर मुनहसर करता है कि लोकल लेवल पर रियासतों में, जिलों में और शहरों में गाइडलाइंस कितनी असरदार ढंग से लागू होती हैं। वो जुमे के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। राघवन ने चाशुम्बे के रोज मुल्क में तीसरी लहर आने का इंतबाह दिया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का इन्फेक्शन अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। अभी यह तय नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मुंबई में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी काफी हद तक कामयाब रही है। बीएमसी के लोगों ने मरीजों को अस्पताल पहुंचने के बजाय उनके घर घर जाकर जांच और इलाज का तरीका इस्तेमाल किया। इसी वजह से यहां कोरोना अब तेजी से कंट्रोल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में बीएमसी के इस तरीके की तारीफ की थी और दिल्ली समेत दूसरे शहरों को इस पर अमल करने को कहा था। बीएमसी के सिस्टम में डिपार्टमेंट वाइज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कायम किए गए वार्ड वॉर रूम भी अहम रोल इसमें निभा रहे हैं। इनके जरिए 10,000 मरीजों को संभालने का प्लान बनाया गया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शुरू में मुंबई में जो मुतासरीन की तादाद काफी बढ़ रही थी। 10 फरवरी तक शहर में जुमला 3,13,000 मुतासरीन थे। इसके 76 दिनों में यह तादाद 6,22,000 पर पहुंच गई। अमवात के आंकड़ों का अगर मुकाबला किया जाए तो 10 फरवरी तक जुमला 11,400 अमवात हुई। 25 अप्रैल तक यह तादाद 12,719 पहुंच गई। इस दौरान 1,319 मरीजों की मौत हुई। यहां डेथ रेट 0.04% है। यह डेथ रेट वर्ल्ड में सबसे कम है। मुंबई में कोविड जंबो सेंटर के जरिए से 9,000 बेड तैयार कर इसमें 60% बेड्स में ऑक्सीजन की सहूलत जोड़ी गई। शहर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मॉडर्नाइजेशन किया गया, उन्हें कवर किया गया। फिलहाल मुंबई में 35 बड़े और 100 छोटे हॉस्पिटल्स के 80% बेड्स पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कंट्रोल है। इन अस्पतालों में जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनकी रेट्स तय कर दी गई थी। सभी बेड्स का मैनेजमेंट वार्ड वॉर रूम से ही किया जाता है। पिछले साल जून से आज तक 6 लाख मरीजों की
इस सिस्टम के जरिए उनका इलाज किया गया। खासतौर पर मुंबई में हर रोज करीब 40 से 50 हजार की टेस्टिंग हो रही है। इसमें से 30 से 35 हजार आरटी-पीसीआर टेस्ट होते हैं। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कहा है कि कोरोना वबा से मुल्क की सूरत हाल बेहद संगीन हो गई है और हुकूमत के लिए इससे निपटना मुश्किल हो रहा है, लिहाजा हालात पर काबू पाने के लिए फौरन कुल जमाती इजलास बुलाया जाए। सोनिया गांधी ने जुमे के रोज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वबा की हौलनाक शक्ल के मुकाबले सिस्टम यानी निजाम चरमरा गया है और हुकूमत इससे निपटने में नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर वबा से निपटने के लिए कुल जमाती मीटिंग बुलाई जानी चाहिए और कोरोना से कैसे निजात मिले इस बारे में सबकी राय ली जानी चाहिए, क्योंकि वबा से अब तक जो सूरत हाल पैदा हो गई है उससे इज्तिमाई तौर पर ही निपटा जा सकता है। सोनिया गांधी ने कहा कि इस वबा का मुकाबला इज्तिमाई तौर पर ही किया जा सकता है, लिहाजा ठोस तरीकेकार इख्तियार करने के लिए और इज्तिमाई तौर पर कदम उठाने के लिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई जानी चाहिए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जुमे के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम मकतूब रवाना करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क के अवाम को बुरी तरह से मुतासिर करके रख दिया है और अब उनकी जिंदगियों की हिफाजत के लिए फौरी इक़दाम लेना नागुज़ीर हो चुका है। राहुल गांधी ने मकतूब के जरिए कुछ तजावीज़ भी पेश करते हुए कहा कि कोरोना की नई शक्लों की साइंसी तौर पर निशानदेही की जाए, जबकि जिनकी निशानदेही हो चुकी है उन पर कोरोना वैक्सीन की इफादियत का जायजा लिया जाए। राहुल गांधी ने कोरोना की पहली लहर और गुज़िश्ता लॉकडाउन के तजुर्बे का सही इस्तेमाल न कर पाने पर मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद भी बनाया। तमिलनाडु के नए वजीर आला एम.के. स्टालिन ने जुमे के रोज पहली बार वजीर आला के ओहदे का संभालने के फौरी बाद रियासत के तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को 4,000 रुपए की इमदाद फराहम करने समेत 5 बड़े ऐलानात किए। स्टालिन की जानिब से किए गए तमाम ऐलानात पार्टी के मंशूर में भी शामिल हैं। उनमें रियासत के तमाम राशन कार्ड होल्डर्स को 4,000 रुपए की राहत फराहम करना, खवातीन को बस में मुफ्त सफर करना, एवियन दूध की कीमत 3 रुपए कम करना, निजी अस्पतालों में कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज का खर्च हुकूमत को बर्दाश्त करना शामिल है। सरकारी रिलीज के मुताबिक स्टालिन ने रियासत भर में 2,07,67,000 राशन कार्ड होल्डर्स को 4,000 रुपए की इमदाद फराहम करने से मुताल्लिक पहली फाइल पर दस्तखत किए। इस स्कीम की पहली किस्त के तौर पर राशन कार्ड होल्डर्स को रवा माह में 2,000 रुपए दिए जाएंगे। इस पर कुल 4,153 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुल्क में कोरोना वबा से कई रियासतों में हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे में अब गैर बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों पर भेदभाव करने का वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन की जुमेरात के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी। सोरेन ने उसके बाद एक ट्वीट किया जिस पर बवाल हो गया। सोरेन ने कहा कि वजीर आजम ने सिर्फ अपने मन की बात की, बेहतर होता अगर वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। सोरेन के इस ट्वीट के बाद कई बीजेपी के बरसर इख्तिदार रियासतों के वज़राए आला, मरकजी वज़रा और कई बड़े कायदीन ने सोरेन के खिलाफ एतराज़ जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर सोरेन को नसीहत देनी शुरू कर दी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने लिखा कि अपने ओहदे का आप पास और ख्याल रखें, वबा के इस मुश्किल दौर में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, हम एक टीम इंडिया हैं। कुछ दिनों पहले तक डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 3 की शूटिंग कर रही शिल्पा शेट्टी का पूरा खानदान कोविड पॉजिटिव हो चुका है। पॉजिटिव होने वालों में एक्ट्रेस की 1 साल की बेटी समीशा भी शामिल है। शिल्पा का 8 साल का बेटा वियान, शोहर राज कुंद्रा, मां और सास ससुर भी कोविड पॉजिटिव हैं। हालांकि एक्ट्रेस की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल उनका खानदान डॉक्टर्स की सलाह पर घर में ही आइसोलेट है। शिल्पा ने घर वालों की रिपोर्ट आने के बाद सोशल मीडिया के जरिए फैंस और करीबियों को इस बात की जानकारी दी। एक्ट्रेस ने लिखा कि एक खानदान के रूप में पिछले 10 दिन हमारे लिए बेहद मुश्किल साबित हुए। मेरे सास ससुर समीशा, वियान, राज, मेरी माँ और आखिर में राज भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। सभी गाइडलाइंस के तहत घर में अपने अपने कमरों में आइसोलेट हैं और डॉक्टर्स की सलाह ले रहे हैं। कोरोना मुतासिर अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत की खबर कुछ देर पहले हर तरफ तेजी के साथ फैल गई थी, लेकिन अब पता चला है कि खबर झूठी थी। छोटा राजन की मौत की खबर को गलत करार देते हुए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ने
एक न्यूज एजेंसी से कहा कि वो जिंदा है और इसका इलाज किया जा रहा है। एम्स ने यह भी जानकारी दी कि छोटा राजन कोरोना से मुतासिर है और उसके लिए इलाज जारी है। काबिल जिक्र है कि इससे पहले कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि छोटा राजन का कोरोना से इंतकाल हो गया। कोरोना मुतासिर होने के बाद 62 साल छोटा राजन को गुज़िश्ता 25 अप्रैल को तिहाड़ जेल से एम्स में दाखिल कराया गया था। अब जबकि एम्स ने वाजे कर दिया है कि छोटा राजन के इंतकाल की खबर झूठी है और वो जिंदा है, तो लोगों के दरमियान डिस्कशन शुरू हो गया है। लोग इस बात पर हैरान हैं कि अगर छोटा राजन जिंदा है तो उसकी मौत की खबर किस तरह फैल गई। यहां दिलचस्प बात यह है कि शहाबुद्दीन के साथ भी ऐसा ही कुछ मामला सामने आया था। ख्याल रहे कि राजन को 2015 में इंडोनेशिया के बाली से हवालगी के जरिए हिंदुस्तान लाया गया था और उसके बाद से वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद था। आंध्र प्रदेश में सामने आए जिस कोरोना वेरिएंट को लेकर संगीन तशवीश जाहिर की जा रही थी, उस पर एक्सपर्ट्स ने अब नया दावा किया है। हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी ने आंध्रा में किसी नए और खास कोरोना वेरिएंट के फैलने की खबरों को खारिज कर दिया। सीसीएमबी ने कहा कि आंध्रा के जिस N440 के स्ट्रेन की बात चल रही है वो पूरे कोरोना इन्फेक्शन में 5% से भी कम पाया गया है। एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल से बातचीत में सीसीएमबी के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने कहा कि मुमकिन है कि यह स्ट्रेन जल्द ही गायब हो जाएगा या फिर दूसरे वेरिएंट इसकी जगह ले लेंगे। मिश्रा ने साफ तौर पर इस बात से इनकार किया कि N440 के 15 गुना ज्यादा खतरनाक होने की बात गलत है। उन्होंने एक लैब रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि N440 के तेजी से बढ़ता और फैलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक भी है। हमने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस वेरिएंट के बढ़ने का जो स्पीड है वो 10 से 15 गुना ज्यादा पाई गई है, लेकिन हमने इसे एनिमल सेल में इस वेरिएंट को डेवलप किया था। लेकिन इंसानों के पास अलग सिस्टम है, उनके पास इम्यून सिस्टम भी है, इसके अलावा दूसरी वजूहात का भी इस पर असर होता है। इन्फेक्शन का अंदाजा लैब में डेवलप किए गए वेरिएंट के असर से नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि विशाखापट्टनम में ऐसा कोई खास स्ट्रेन नहीं आया है, ऐसा भी कोई स्ट्रेन वजूद में ही नहीं है जिसे दूसरे स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। जहां तक N440 के स्ट्रेन की बात है तो इसका म्यूटेशन भी दुनिया के दूसरे जगहों पर मिले वेरिएंट के म्यूटेशन जैसा ही है। हिंदुस्तान में पिछले 15 दिन से 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,12,000 केसेस सामने आए हैं। इसके बाद भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एडवाइजर्स के तैयार किए गए एक मॉडल के मुताबिक दूसरा पीक बस आने ही वाला है और जून के खत्म तक नए केसेस घटकर 20,000 पर डे के हिसाब से रह जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने एक मॉडल पेश किया है। उसकी बुनियाद पर आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर ने कहा कि कुछ ही दिन में पीक आने वाला है। हमारे प्रोजेक्शन कहते हैं कि जून के खत्म तक मुल्क में हालात फरवरी जैसे होंगे, यानी तब तक रोजाना सामने आने वाले केसेस की तादाद घटकर 20,000 तक पहुंच जाएगी। इसी टीम ने पिछले महीने यानी अप्रैल मिड तक पीक आने का अंदाजा जाहिर किया था, लेकिन तब ये गलत साबित हुए थे। मौजूदा ट्रेंड से एक्सपर्ट्स की जो तशवीश है बढ़ गई है। अगर हम इन पॉइंट्स को देखें, जो अहम पॉइंट्स है, इन स्टडीज के बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक टीम ने अंदाजा जाहिर किया है कि आने वाले कुछ हफ्ते हिंदुस्तान के लिए बेहद मुश्किल भरे रहेंगे। टीम के मुताबिक अगर केसों और अमवात का मौजूदा ट्रेंड जारी रहा तो 11 जून तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो जाएगा। अभी यह आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है। लगातार 15वें दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्फेक्शन में मौजूदा तेजी हिंदुस्तान में सामने आए नए वेरिएंट की वजह से है। कैलाश हॉस्पिटल नोएडा की डॉक्टर अनुराधा मित्तल ने कहा कि उनकी जान पहचान के करीब 50 डॉक्टर वैक्सीन के दोनों शॉट्स लेने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसकी वजह लगातार म्यूटेट होता वायरस भी हो सकता है और वो हालात भी जिनमें डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्कों से नए स्ट्रेन दूसरे मुल्कों में भी फैल रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में दुनिया भर में इन्फेक्शन ज्यादा लंबा खींच सकता है।
टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली और उनकी बीवी बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा कोविड-19 से जंग में लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने इसके लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत की है। इस कैंपेन के जरिए विराट और अनुष्का क्राउड फंडिंग की मदद से 7 करोड़ रुपए जुटाएंगे। इसका इस्तेमाल कोरोना से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाएगा। विराट और अनुष्का ने खुद इसमें 2 करोड़ रुपए डोनेशन दिया है। इस कैंपेन का नाम इन दिस टुगेदर रखा गया है। Hi guys, things have been very tough for India as we fight the pandemic, and it really pains us to see our country suffer like this. We are grateful to all the people जो दिन रात फाइट कर रहे हैं हमारे लिए. Their dedication is appreciated. पर अब उन्हें जरूरत है हमारी सपोर्ट की और हमें उनके साथ खड़े होने की. And so, Anushka and I have started a fundraiser on Keto, जिनके फंड्स जाएंगे towards ACT grants. And we request you all कि आप इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करें और डोनेट करें. Every little bit makes a difference. To our family, friends and fans, ये वक्त है साथ मिलकर आगे बढ़ने का. We will overcome this together. हम इस जंग को भी जीतेंगे if we are in it together. Stay safe. Jai Hind. Hi guys, things have been very tough for India. नागपुर से हैदराबाद जा रही एक एयर एम्बुलेंस की जुमेरात रात करीब 9:10 पर मुंबई में बेली लैंडिंग कराई गई। प्लेन के क्रू समेत उसमें सवार सभी 5 लोग महफूज हैं। लैंडिंग गियर फेल होने के बाद प्लेन को हैदराबाद से मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया था। जेट सर्व एविएशन का C-90 VTJIL प्लेन नागपुर के रनवे नंबर 32 से उड़ा था। उड़ान भरते वक्त प्लेन का दाहिना पहिया निकलकर रनवे से दूर चला गया था। सिविल एविएशन के डीजी अरुण कुमार ने बताया कि प्लेन को सही सलामत लैंड करा लिया गया। लैंडिंग से पहले रनवे पर ढेर सारा फोम बिछा दिया गया था। इससे प्लेन में आग लगने का खतरा कम हो जाता है। प्लेन को लैंड कराने के लिए पायलट ने बेली लैंडिंग की तकनीक अपनाई। डीजी कुमार ने बताया कि हम सब काफी परेशान हो गए थे। पायलट को बताया गया कि किस तरह बेली लैंडिंग कराना है। प्लेन को पायलट केशरी सिंह उड़ा रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्लेन का पहिया अलग होने की जानकारी मिल गई थी, इसलिए बेली लैंडिंग कराई गई। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि इससे रनवे को नुकसान पहुंचा या नहीं। हालांकि इस बात की खुशी है कि किसी को चोट नहीं पहुंची। अमेरिका के इडाहो में वाक़े एक स्कूल में जुमेरात के रोज एक बच्ची ने फायरिंग शुरू कर दी। इस वाक़े में 2 बच्चों समेत 3 लोग जख्मी हो गए। इसके बाद टीचर ने इस बच्ची से बंदूक छीन ली। जख्मियों को बाहों और पैरों में गोलियां लगी हैं और किसी की हालत तशवीशनाक नहीं है। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक इस बच्ची ने जुमेरात की सुबह करीब 9:15 बजे अपने स्कूल बैग में रखी हैंडगन निकाली और फिर कई राउंड फायरिंग कर दी। जिस टीचर ने इस बच्ची के हाथ से गन छीनी, उसने पुलिस के आने तक बच्ची को काबू में रखा। ये बच्ची इडाहो फॉल्स सिटी की रहने वाली है। यूरोप के 5 ताकतों ने इसराइल से गरबे अर्दन में यहूदी आबादकारियों की नई बस्तियों की तामीर के फैसले पर मजीद अमल दरामद रोकने का मुतालबा किया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और बरतानिया ने एक मुश्तरका बयान में इसराइली हुकूमत पर जोर दिया कि वो मकबूजा मगरबी किनारे में वाक़े हारहोमा ई के इलाके में यहूदी आबादकारियों को बसाने के लिए 540 यूनिटों की तामीर के फैसले पर मजीद अमल दरामद रोक दे। उन्होंने इसराइल से मजीद मुतालबा किया कि वह तमाम मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की तोसी की पॉलिसी को मुंजमद कर दे। इन ममालिक ने खबरदार किया कि अगर मकबूजा मशरकी अल-कुद्स यानी मशरकी यरूशलेम और बैतुल-लहम के दरमियान वाक़े हारहोमा में यहूदी बस्तियों की तामीर के फैसले पर अमल दरामद किया जाता है तो इससे मुस्तकबिल में एक काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा की क़यादत में सिलेक्शन कमेटी 25 प्लेयर्स की टीम चुन चुकी है। इसमें 6 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर्स को मौका मिला है। टीम में रविंद्र जडेजा और हनुमा विहारी ने चोट के बाद वापसी की है, जबकि हार्दिक पांड्या और पृथ्वी शॉ को सिलेक्शन कमेटी ने नजरअंदाज कर दिया। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड 18 जून को पहली बार हो रही टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ेंगे। ये मैच साउथहैम्पटन के द एजिस बॉल स्टेडियम में खेला जाएगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।